भारत में एक संगठन बनाया गया भारत स्वाभिमान के नाम से, जिसका उद्देश्य था कि भारत में व्यवस्था परिवर्तन करके राजनीतिक शुद्धिकरण करें, और उसी व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प का नतीजा है कि भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले जो आशीर्वाद देने का काम किया वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। तो भारत स्वाभिमान संगठन बनाया गया। जब देखा कि भारत के अंदर आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिला पतंजलि के नाम से अलग से संगठन बनाया गया, महिला पतंजलि योग समिति। महिला पतंजलि योग समिति के बाद जब देखा कि भारत के अंदर युवाओं की एक बड़ी आबादी है, तो युवा भारत के नाम से, युवा नेपाल के नाम से संगठन बनाया गया। जब ये देखा कि किसानों की भी एक बड़ी आबादी है जो गांवों में रहती है, किसानों को भी जोड़ना है, तो पतंजलि किसान सेवा समिति के नाम से संगठन बनाया गया। फिर हमरू स्वाभिमान के नाम से संगठन बनाया गया। सोशल मीडिया के नाम से अलग से एक संगठन बनाया गया। क्यों? क्योंकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं कर पाता, जो अखबार और प्रिंट मीडिया नहीं कर पाता, वो काम सोशल मीडिया करता है। तो आप सब नेपाल के भाइयों को भी सोशल मीडिया से जरूर जुड़ना है, और परम पूज्य आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की पोस्ट को रोज लाइक और शेयर जरूर करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार तभी होगा ना। हमारे दादा गुरु क्या करते थे? जब वंदे मातरम अखबार बंगाल में नहीं छपता था, वहां से नहीं बंटना शुरू हुआ, तो दादा गुरु ने अपने पास लाके अखबार बांटा ना। और उस समय कितना खतरा था कि अखबार की एक कॉपी भी, अखबार का एक पन्ना भी किसी के घर में मिल जाए तो उसको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता था, उसको काले पानी भेज दिया जाता था। इतना मुश्किल था, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार का काम करते थे। आप सोशल मीडिया में आज कोई लाइक और शेयर करें, कोई आपको जेल में डालने वाला है क्या? उस समय अखबार छपता था 1000, 2000, 5000। आज आप सोशल मीडिया में थोड़े से सक्रिय हो जाएं तो 1000, 2000, 5000 लोगों तक आप अच्छे विचार को पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते? तो सोशल मीडिया का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नेपाल के, दूसरे देशों के, चीन के वेनसांग का नाम आपने सुना? वेनसांग एक चीनी यात्री था, भारत आया। वो पहाड़ों को, दर्रों को, बर्फ को, नदियों को, नालों को पार करके सीखने के लिए भारत आया कि मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में सीखना है। उसको ये गारंटी नहीं थी कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आया। तो लोग ज्ञान को सीखने के लिए, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अपने प्राण दांव पर लगा देते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां आप लाखों और करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो आपको सोशल मीडिया पर भी वेद, दर्शन, उपनिषद, आयुर्वेद का, भारतीय नेपाल की जो हमारी सनातन संस्कृति है, सीमाएं बढ़ सकती हैं, भारत और नेपाल की संस्कृति नहीं बढ़ सकती। भारत और नेपाल की संस्कृति अलग हो ही नहीं सकती। संस्कृति तो एक ही रहेगी, प्रकृति एक रहेगी, मान्यताएं परंपराएं एक रहेगी, भौगोलिक स्थिति अलग हो सकती है, निर्वाचन क्षेत्र अलग बन सकते हैं, देश अलग हो सकता है, लेकिन संस्कृति नहीं बदल सकती। तो अपनी भारतीय सनातन संस्कृति, नेपाली संस्कृति का हमें अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी की पोस्ट को रोज लाइक, शेयर, और चाहे आप ओम जी लिख दें, प्रणाम गुरुदेव लिख दें, एक कमेंट आपको जरूर करना है। और जब भी किसी पोस्ट को शेयर करें तो एक पोस्ट को केवल एक बार शेयर करना है, 2-3 बार शेयर नहीं करना। तो ये हमारे अलग अलग 7 संगठन बने सोशल मीडिया को मिलाकर। तो ये संगठनों का निर्माण हुआ, और ये संगठनों का निर्माण होने के बाद ये सेवा का काम जो आज आप देख रहे हैं, पहले दिव्य फार्मेसी दवा बनाने के लिए लगाई गई, उसके बाद आपके जो बगल में है पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, ये पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाया गया। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, यहां पर आंवला एलोवेरा का जूस सबसे पहले, आंवले का जूस सबसे पहले पतंजलि ने बनाया। एलोवेरा का जूस कुछ विदेशी कंपनी भारत में, नेपाल में बेचती थी, तो उस समय विदेशी कंपनियां 1200 रुपए का 1 लीटर, 2000 रुपए का 1 लीटर एलोवेरा जूस बेचती थी। आप में से है कोई जिसने उस समय 1200 रुपए का 1 लीटर जूस एमवे कंपनी का खरीदा हो? एक आध तो मिलेगा, खड़े हो जाओ। कितने रुपए का खरीदा था? 1000 रुपए का। कौन से सन में? कितने साल पहले? 10-12 साल पहले। देखो, इन्होंने 1000 रुपए का 1 लीटर खरीदा था, आपने 1000 रुपए का 1 लीटर खरीदा, आपने है जी 1800 रुपए का 1 लीटर। कौन से सन में? कितने साल पहले?
12-13 साल पहले। तो 12-13 साल पहले, 20 साल पहले जब रुपए की कीमत ज्यादा थी तो विदेशी कंपनी 2000 रुपए का 1 लीटर एलोवेरा जूस बेचती थी। पतंजलि ने वही एलोवेरा जूस में कुछ नहीं होता, एलोवेरा जूस में एलोवेरा का छिलका उतारो, उसका जो पल्प है उसको मिक्सी में घुमा दो, थोड़ा सा उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल दो, खराब नहीं हो, और बोतल में पैक कर दो, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। और एलोवेरा की खाने वाली जो क्वालिटी है वो एक जैसी ही होती है, कोई अलग नहीं होती। ये विदेशी कंपनियां कहें कि हमारा एलोवेरा कुछ खास है, तो कुछ भी खास नहीं होता। तो जो चीज 1200 रुपए की और 2000 रुपए की विदेशी कंपनी बेच रही थी, पतंजलि ने पतंजलि आयुर्वेद लगाकर उसको 150 रुपए में लोगों को उपलब्ध करवाया। ये ठीक किया या गलत किया? तो आपके सामने कोई कहे कि पतंजलि तो व्यापार करती है, तो आपको कहना है कि पतंजलि व्यापार नहीं करती। व्यापार वो होता है जिसमें प्रॉफिट व्यक्ति खुद खाता है और ज्यादा प्रॉफिट लेता है और प्रॉफिट का प्रयोग खुद के लिए करता है। पतंजलि ऐसी संस्था है, ऐसी कंपनी है जिसका सारा प्रॉफिट केवल और केवल परमार्थ के लिए है, चैरिटी के लिए है, परोपकार के लिए है। और जो परोपकार के लिए काम किया जाता है वो व्यापार नहीं होता, वो सेवा का काम होता है। तो पतंजलि व्यापार नहीं करती, पतंजलि सेवा का काम करती है। ये आपको बताना है। कोई कहे कि पतंजलि के पास तो बहुत पैसे हो गए, आप क्यों दान मांगने के लिए आए हो, कह सकता है ना? तो उसको कहो जी पतंजलि के पास अभी 10,000 करोड़ रुपए की पतंजलि हुई है, 20,000 करोड़ की हुई है, लेकिन पतंजलि को जो सेवा करनी है वो 5 लाख करोड़ की करनी है। पूरे देश को और पूरी दुनिया को बदलना है। तो पतंजलि योगपीठ सेवा के काम में लगा हुआ है, वो भी हमारा सहयोग करते हैं वहां से। लेकिन हम ये जो आपसे दान मांग रहे हैं, ये दान आपके क्षेत्र में गांव गांव में योग को पहुंचाने के लिए, गांव गांव में लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए मांग रहे हैं, और इसका प्रयोग हम गांव में योग सिखाने के लिए करेंगे। तो ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं, आपको लॉजिकल उत्तर आना चाहिए। तो ये काम करना है। अभी भी पतंजलि योगपीठ में अलग अलग सेवाएं, निःशुल्क औषधि का वितरण किया जाता है। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको 10-20% छूट से लेकर 100% तक भी छूट की जाती है। अभी भी पतंजलि में जब डिलीवरी करवाई जाती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे लूट की जाती है ना, कि डिलीवरी के नाम से लूट लो, तो पतंजलि योगपीठ में कन्या की यदि डिलीवरी हो तो नॉर्मल तो करवाई जाती है, सिजेरियन तो किया ही नहीं जाता। नॉर्मल डिलीवरी में भी यदि कन्या का जन्म होता है तो 5100 रुपए का उनको एक शगुन दिया जाता है। ये कोई संस्था दूसरी करेगी? एम्बुलेंस की सुविधा पतंजलि निःशुल्क उपलब्ध करवाती है। पतंजलि योगपीठ फेज 2 में 1100 कमरों का पतंजलि वेलनेस बना हुआ है। पतंजलि योग एवं आयुर्वेद प्राकृतिक उपचार एवं अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ये जो पतंजलि में 3000 बेड का अभी योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर हॉस्पिटल बना हुआ है। इसमें लागत मूल्य पर 6-6.5 हजार रुपए में 2 लोगों का रहना, खाना, पंचकर्म षटकर्म का ट्रीटमेंट, आयुर्वेद की कंसल्टेशन जो कहीं नहीं मिल सकती, वो पतंजलि योगपीठ में प्रदान की जाती है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर उसको चलाया जाता है। और वहां पर अभी कोर्ट में आप देख रहे हैं ना, भारत के अंदर कानून बना हुआ है कि कोई व्यक्ति मोटापे के इलाज का दावा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति बीपी, डायबिटीज, थायराइड के इलाज का दावा नहीं कर सकता, और करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल एलोपैथी वाले कितनी भी लूट मचाते रहें, उनके ऊपर कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हम यदि सेवा का काम भी करते हैं तो कोर्ट में ले जाकर माफी मंगवाई जाती है। आप देख रहे हो, जो सत्य के रास्ते पर होता है उसके सामने बाधाएं आती हैं, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद के रास्ते पर जाएगी। आने वाले समय में पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद के रास्ते पर जाने वाली है। पतंजलि में लागत मूल्य पर सारे परीक्षण किए जाते हैं। पंचकर्म और षटकर्म की जो व्यवस्था है, जितनी बड़ी व्यवस्था पतंजलि के पास है उतनी बड़ी व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और पंचकर्म और षटकर्म में क्या होता है घोटाला, अब किसी को पंचकर्म में शिरोधारा करनी है तो एक शिरोधारा तो छाछ से भी कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं, घटिया 50 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर के तेल से भी कर सकते हैं। लेकिन वही शिरोधारा या मालिश यदि अच्छे आयुर्वेदिक तेल से करनी हो तो हर अच्छा आयुर्वेदिक तेल तिल के तेल में औषधियां मिलाकर बनता है और उसकी कीमत 2000 रुपए लीटर पड़ती है। तो जितने
प्राइवेट उपचार केंद्र हैं, योग आयुर्वेद, नेचुरोपैथी आयुर्वेद के नाम पर वो लूट करने का काम करते हैं। घटिया तेल दे देंगे, घटिया चीज दे देंगे, महंगी चीजें नहीं डालेंगे, वो स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन पतंजलि में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। पतंजलि के माध्यम से हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र में ट्रीटमेंट के कैंप लगाए जाते हैं, जहां पर लोगों को ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और लोगों का परीक्षण भी किया जाता है। पतंजलि में ओपीडी है, आईपीडी है। पतंजलि में स्वर्णामृत प्राशन के नाम से छोटे बच्चों को किस प्रकार से जैसे टीका लगाया जाता है ना, तो आयुर्वेद के अंदर ये टीके का काम करते थे। इसमें सोने की औषधियां बच्चों को पुष्य नक्षत्र में दी जाती थी और वो टीके का काम करती थी, बच्चे को रोगों से बचाने का काम करती थी। आपके घर में भी किसी बच्चे को कोई बीमारी हो ना, पहले सर्दी जुकाम होता है, तो जुकाम होते ही आप बादाम का तेल डाल दीजिए बच्चे को, आपको 99% पैरासीटामोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भारत के अंदर भी और पूरी दुनिया में पैरासीटामोल के कारण लीवर फेल हो रहे हैं। पैरासीटामोल के कारण बच्चों में शुरू से ही उनका पेनक्रियाज फेल होकर उनको शुगर आ रही है। ये पतंजलि वेलनेस जो बनाया गया है उसको आप देख रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि के नाम से धर्मशाला बनाई गई है, जहां पर निशुल्क लोगों को ठहराने की व्यवस्था दी जाती है। लंगर चलाया जाता है, जहां पर निशुल्क लोगों को भोजन दिया जाता है। पूरे देश में, भारत में और नेपाल में लाखों की संख्या में निशुल्क योग की कक्षाएं चलाई जाती हैं, जहां पर लोगों को निशुल्क योग की ट्रेनिंग देने का, योग सिखाने का काम किया जाता है। कुदरती खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है, साहित्य का वितरण किया जाता है, आप जैसे शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। 4 अगस्त को पूज्य आचार्य जी के जन्म दिवस पर जड़ी बूटी दिवस के रूप में लाखों की संख्या में पूरे देश में और पूरे दुनिया में जड़ी बूटी वितरण का, जड़ी बूटियों के प्रचार प्रसार का, वृक्षारोपण का बड़ा काम किया जाता है। पतंजलि जितना भी सामान बनाती है, पतंजलि की जितनी दवाएं बनती हैं, उन सब का जो रॉ मटेरियल है वो किसान के खेत से आता है, वो आदिवासी वनवासी लेकर आता है। तो भारत से लेकर, नेपाल से लेकर लाखों ट्रकों में जड़ी बूटियां आती हैं, जो किसान बेचता है, जो आदिवासी वनवासी बेचता है, उसको खरीदने का, उसकी दवा बनाने का काम पतंजलि से किया जाता है। और उस दवा से किसानों को, आदिवासियों को, वनवासियों को स्वावलंबन मिलता है, उनको पैसा मिलने का काम होता है। गन्ना खरीदा जाता है, उपले खरीदे जाते हैं। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के माध्यम से 20,000 से ज्यादा लोगों को तो सीधे और इनडायरेक्ट तौर पर और हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय चलाती है, जहां पर आयुर्वेद के अच्छे वैद्य तैयार करते हैं। और अभी तो नेपाल के अंदर भी, बागमती क्षेत्र में है ना, हाँ, बागमती क्षेत्र में नदी कौन सी है? बागमती नदी के किनारे ही है ना, है? हाँ, तो वहां पर पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय खोला गया है। मुझे लगता है नेपाल का पहला आयुर्वेद महाविद्यालय है, तो वहां पर खोला गया। भारत के अंदर भी चलाया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लिया जाता। अच्छे बच्चों को आयुर्वेद की अच्छी शिक्षा देने का काम किया जाता है। पतंजलि विश्वविद्यालय में योग, दर्शन, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, इसकी पढ़ाई करवाई जाती है और योग्य स्नातक तैयार किए जाते हैं, ताकि वो आगे जाकर भारतीय संस्कृति का, वेद, दर्शन, उपनिषद का प्रचार प्रसार कर सकें। 2008 में जब बिहार में आपदा आई, उसमें नेपाल का भी कुछ क्षेत्र रहा होगा, जो प्लेन क्षेत्र है आपके पड़ोस में, उस समय पतंजलि ने सेवा का बड़ा काम किया। नेपाल में भूकंप आया, उस समय सेवा का काम किया। उत्तराखंड में आपदा आई, केदारनाथ की आपदा आई, कहीं भी कोई बाढ़ आती है तो उसमें सेवा का काम, भोजन वितरण का काम पतंजलि करती है। केदारनाथ में आपदा आई तो जो 100 बच्चे अनाथ हो गए थे, उन बच्चों को गोद लेकर, अभी तो वो 12वीं क्लास तक कर चुके हैं, उन बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा दीक्षा का काम पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया गया। रक्तदान का, कंबल वितरण का, गरीब कन्याओं के विवाह का, कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरण का, नशा मुक्ति का, ये सारे काम तो लगातार पतंजलि के माध्यम से किए जाते हैं। ये अनाथ बच्चों का जो आश्रम चलाया, उसकी फोटो आप देख रहे हैं। 500 से ज्यादा व्याकरण के, दर्शन के, योग के विद्वान सन्यासी तैयार करने का काम पतंजलि के द्वारा किया गया है। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान आदि संगठन भारत और नेपाल में उनके नामों के अनुरूप सेवा करने का काम कर रहे हैं। योग शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। भारत के और नेपाल के सभी जिलों में, सभी तहसीलों में अपना संगठन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और लगभग सभी गांवों तक
कोई एक आध छोटा गांव बचा होगा, कोई माउंट एवरेस्ट के नीचे वाला, बाकी तो सारे गांवों में आपने योग को पहुंचाया है, नहीं पहुंचाया? तो गांव में, भारत हो या नेपाल हो, वहां पर योग को पहुंचाने का काम हुआ है। 1 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने भारत में पतंजलि से जुड़कर नेपाल में जिन्होंने 11 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का दान दिया है, और जो संगठन से जुड़े हुए हैं। 1 लाख से अधिक योग कक्षाएं भारत में, नेपाल में चल रही हैं। ग्राम समितियां बनाई गई हैं, आदर्श ग्राम निर्माण योजना चलाई गई है कि गांव के तालाब को कैसे बचाएं, गांव के अंदर वृक्षों को कैसे बचाएं, गांव को नशा मुक्त कैसे बनाएं, गांव को अंधविश्वास से मुक्त कैसे बनाएं कि गांव का मंदिर है, बलि दी जा रही है तो बलि प्रथा को बंद कैसे किया जाए, गांव के अंदर कोई और कुरीति है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। ये सारी चीजें, सेवा के काम चल रहे हैं। भारत के अंदर 600 योग प्रचारक भी लगाए गए थे जिन्होंने लाखों गांवों में जाकर योग के प्रचार प्रसार का काम किया। 100 करोड़ से अधिक लोगों तक यह योग का संदेश पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। 2 लाख से अधिक किसानों को, युवाओं को प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगार देने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। पतंजलि योगपीठ द्वारा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भारत में 5-5 लाख लोगों के बड़े 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। फरीदाबाद में, अहमदाबाद में, कोटा में विश्व के अलग अलग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। 1-1 लाख लोगों के सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम किए गए हैं। अनुसंधान के माध्यम से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी पर और आयुर्वेद के ऊपर, अलग अलग जड़ी बूटियों के ऊपर लगभग 500 से अधिक रिसर्च पेपर और 3000 से अधिक रिसर्च प्रोटोकॉल के ऊपर अत्याधुनिक लैब में दुनिया के अच्छे से अच्छे वैज्ञानिकों को साथ लेकर रिसर्च करने का काम दवाइयों के ऊपर पतंजलि योगपीठ कर रहा है। आस्था, संस्कार, वैदिक, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से दुनिया के करोड़ों लोगों तक, दुनिया के लगभग सभी देशों तक पतंजलि ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का, भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश पहुंचाने का बड़ा काम किया है। यह हमारे ट्रस्टों का नाम है जो हमने चर्चा की है। ये दिव्य योग मंदिर की आप वो फोटो देख रहे हैं जो कृपालु देव जी महाराज की, जो हमने आपको बताई थी। ये पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की आप फोटो देख रहे हैं। ये पतंजलि योगपीठ में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ओपीडी, पंचकर्म, षटकर्म, ईएनटी, पैथोलॉजी लैब, फिजियोथेरेपी। ये भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की आप फोटो देख रहे हैं। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की फोटो देख रहे हैं। पहली बार आयुर्वेद में जब एलोपैथी वाले कहते थे कि हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते हैं, तो पतंजलि वह पहली संस्था है जिसने कहा कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल केवल आप नहीं कर सकते, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हम भी करते हैं। और चूहों के ऊपर आयुर्वेद की औषधियों का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर रिसर्च करने का काम पतंजलि कर रही है। दुनिया की जितनी महंगी और एडवांस मशीनें हो सकती हैं वो सारी मशीनें यहां पर हैं। पतंजलि नर्सरी के माध्यम से जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं वो उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से गौ सेवा का बड़ा काम हो रहा है। देश में ऐसी 20 गौशालाएं हैं जहां से गोमूत्र खरीदने का काम पतंजलि योगपीठ करता है। गोमूत्र से गोनायल बनाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। आचार्य कुलम, संस्कार आधारित शिक्षा देने के शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। असम के क्षेत्र में चिरांग में निशुल्क बच्चों को पढ़ाने के लिए आचार्य कुलम विद्यालय चलाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। 250 करोड़ की लागत से पतंजलि गुरुकुलम बनाया गया है कि पहले जैसे नालंदा और तक्षशिला होती थी उस स्तर के विद्यालय भारत में चलें और पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आए, ये काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। देवप्रयाग में कन्याओं के लिए एक पतंजलि गुरुकुलम चल रहा है। असम में पतंजलि योगपीठ बनाया गया है। एक पतंजलि योगपीठ बंगाल में बनाया गया है। पतंजलि योगग्राम आप देख रहे हैं कि सुंदर योगग्राम बनाया गया है जहां के प्राकृतिक वातावरण में पंचकर्म, षटकर्म, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद से चिकित्सा करके असाध्य रोगों को दूर किया जाता है। योग संदेश नाम की पत्रिका पतंजलि से निकाली जाती है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में अलग अलग जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं। दिव्य फार्मेसी, जिसकी हमने बात की कि दिव्य फार्मेसी में उच्च स्तर की औषधियां पतंजलि योगपीठ द्वारा बनाई जाती हैं। आपदाओं में सेवा का काम किया जाता है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर ट्रस्ट, जिसके बारे में हमने बात की, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, नेपाल में, मॉरिशस में पतंजलि ने अपनी शाखाएं स्थापित की हैं।
ये यूके ट्रस्ट की, आप यूएस ट्रस्ट की फोटो देख रहे हैं। कनाडा, नेपाल, मॉरिशस, दुबई से लेकर 35 से अधिक देशों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज योग शिविर लगा चुके हैं। यह आप फरीदाबाद का, कोटा का अलग अलग योग शिविर आप देख रहे हैं कि जिसमें 5-5 लाख लोगों ने भाग लिया है। वृक्षारोपण से लेकर जितनी सेवाएं हो चुकी हैं, वो सारी सेवाएं करने का काम आपकी संस्था, आपकी पतंजलि योगपीठ कर रहा है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी विश्व स्तरीय संस्था से जुड़ने का अवसर मिला है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी एक साधारण परिवार से निकलकर, बिना किसी संसाधनों के, बिना किसी संपत्ति के, बिना किसी गुरु की गद्दी के, बिना किसी प्लेटफॉर्म के, बिना किसी के सहारे के यदि इतनी बड़ी सेवा का काम कर सकते हैं, तो जिस जिले से, जिस तहसील से, जिस गांव से, जिस गली मोहल्ले से आप आए हैं, तो कम से कम अपने एक गांव को, एक शहर को तो आप पूज्य स्वामी रामदेव और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का प्रतिरूप बनकर कम से कम एक को तो आप भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसा संकल्प आप यहां से लेकर जाएं। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत गंभीरता के साथ मुझे सुना।